गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे वर्ण व्यवस्था। ठीक है। इससे पहले हमने भाषा के बारे में जाना, भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, और हमारी भाषा हिंदी भाषा कौन सी लिपि से बनी है, देवनागरी लिपि किसे कहते हैं, देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं, हमने इन सब का ज्ञान प्राप्त किया था फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है। आज हम सेकंड चैप्टर वर्ण व्यवस्था, वर्ण किसे कहते हैं। जब हम स्टार्टिंग में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले इंग्लिश में ABCD सिखाई जाती है और हिंदी में हमें ए एन आर सिखाए जाते हैं, कै खे गे सिखाए जाते हैं। उसे ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। और भाषा जो है वो वाक्यों से बनती है। वाक्य क्या है? वाक्य पद गंधों से और पदगंध पदों से, पद शब्दों से और शब्द ध्वनियों से बनते हैं। ठीक है। तो हम वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह मान लिया गया है और यही चिन्ह वर्ण कहलाता है। ठीक है। यानी कि वर्णों या ध्वनि चिन्हों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन दो प्रकार की ध्वनियां होती हैं। स्वर किसे कहते हैं? वो ध्वनियां जो बिना किसी सहायता के उच्चारित हो जाती है, अर्थात हमें उन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। ठीक है। उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी के विभिन्न शब्दों को ग्रहण कर लेने से शुद्ध उच्चारण और लेखने के लिए ओ ध्वनि को शामिल किया गया, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कॉफी, बॉल आदि। इसमें हम ओ की मात्रा ना लगाकर हम ओ लगाते हैं। ओ आगत किसी अन्य भाषा से लिया गया स्वर कहलाता है, जो कि आ और औ के बीच की ध्वनि है। अंक और अ को संयुक्त ध्वनियां माना जाता है और ये स्वर व्यंजन का संयुक्त रूप है, जैसे अंक, अनुस्वार, अ और ह, विसर्ग, री। आजकल ये 2-3 स्वर का ज्यादा उपयोग नहीं होता, री का भी उपयोग नहीं होता। इसीलिए हम अब इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण इस प्रकार होगा: मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ठीक है। मात्रा के आधार पर कैसे होगा? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है तो वह हमारे ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। ठीक है। जैसे ए, ई, उ, री, हम इसे जल्दी से बोल पाते हैं, है ना। यानी कि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो बहुत जल्दी से हो जाता है, बहुत कम समय लगता है। लेकिन दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे अ के साथ हम मात्रा लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? अ, ई। ठीक है। उ, ए, ओ, औ, अ। ठीक है। प्लूते स्वर भी होता था पहले। ठीक है। जैसे हम ओम लिखते थे, ओम, उसमें जो स्वर के आगे ये निशान बनाया जाता था, जो दिखाया गया है, उसे हम ऐसे लिखते थे, ओम। जब हिंदी में इसकी कोई व्यवस्था, लेकिन अब कोई इसकी व्यवस्था नहीं रही है। उच्चारण के आधार पर कैसे? मतलब उच्चारण जब हम बोलते हैं तो उसके आधार पर कैसे स्वरों का उपयोग करते हैं हम? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, ठीक है, जैसे अ, आ, ई, ऐसे स्वरों को हम निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है। और सानुनासिक, सानुनासिक मतलब जब हवा हमारे मुंह से भी निकले और नाक से भी निकले, हम उसे सानुनासिक कहते हैं। निर्नुनासिक मतलब सिर्फ मुंह से निकले, सानुनासिक मतलब मुंह से भी निकले और नाक से भी निकले। जैसे अ, क्योंकि उसके ऊपर चांद बिंदु है ना।
चांद बिंदु का भी आजकल उपयोग नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ऐसे शब्दों का जैसे चांद, तो वो हमारी अंकी बिंदी जो हम बोल रहे हैं वो आवाज हमारे नाक से भी निकली है और हमारे मुंह से भी निकली है। ठीक है, सानुनासिक का हम अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेन करेंगे, वहां समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अभी बस पॉइंट पॉइंट हम समझ रहे हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर जो बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं, लेकिन व्यंजन जो होते हैं उन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो स्वरों के बिना उच्चारित नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कमल, कमल में क हलंत आ जाएगा, अ की प्रोनाउंसिएशन उसमें आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, अ म फिर हलंत अ ल, कमल। ठीक, ऐसे व्यंजन स्वर के साथ मिलने पर ही वर्ण बनता है, और हिंदी की वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अस्वर मिला होता है। जैसे क के साथ भी हमें अ की आवाज आती है। ठीक है, आपके सामने ये सारे वो बताए गए हैं व्यंजन, आप इन्हें बोलकर देखोगे तो आपको वो आवाज महसूस होगी। नुक्ता किसे कहते हैं आप? ठीक है, नुक्ता को हम मुस्लिम बिंदी भी कह सकते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो उर्दू से हमारे हिंदी में शामिल हुई है। जब हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के कई शब्द आ जाने पर कुछ नई ध्वनियों की प्रयोग की व्यवस्था करनी पड़ी, जैसे क, ख, ग, ज, प। इनका उच्चारण क, ख, ग, ज, प से थोड़ा भिन्न होता है। ठीक है, क उसे थोड़ा हल्का सा जोर देकर बोलना पड़ता है, क। क्यों? क्योंकि उसके नीचे नुक्ता बिंदी लगी है और उसका अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बोले सजा, सजा मतलब सजाना, लेकिन जब हम बोले सजा, सजा, उसे सजा मिली है, उसे पनिशमेंट मिली है, और सजा चला तो कमरा सजा, तो हम एक सिंपल सा बोल रहे हैं, सजा मतलब सजाना। आज उसे सजा मिली, आज उसे दंड मिला। ठीक है, फर्क ये समझना है हमें। जैसे हम बोलते हैं फन, फन मतलब सांप का फन, लेकिन जब हम बोले फन तो मतलब उसका कौशल। ओके, इसी तरह हम राज, राज मतलब राज्य, जब हम बोले राज, राज जो के नीचे जब उस पे जोर दिया जाए मतलब कुछ रहस्य छिपा हुआ है, कोई तो बात है जो छिपी हुई है। ठीक है, हिंदी में कुछ अन्य व्यंजनों का समावेश भी होता है जो निम्नवत है, जैसे संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्वितीय व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन जब किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलाकर लिखे जाते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क और श, अक्षर ऐसे बन जाता है, जैसे पक्षी, जब आप उसे बोलोगे तो आपको क की आवाज भी आ रही है और श की भी आवाज आती है, तो हम क्या लिखेंगे? पक्षी, कक्षा। ठीक है, ऐसे ही त और र मिलकर त्र बन जाते हैं, त्रिभुज, त्रिकोण। ज और अण बन जाता है ज्ञ, ज्ञानी वाला ग। ठीक है, जैसे आज्ञा। श और र मिलकर श्र बन जाता है, जैसे श्रीमान, श्रीलंका। ठीक है, वो र नीचे की तरफ आ जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि श में जब री स्वर जुड़ता है तो वह श्री के रूप में लिखा जाता है और श र अ श्र होता है। ठीक है, श और री श्री, लेकिन कई जगह देखने पर मिलता है श्री, जो अशुद्ध है, यानी कि श्रृंगार श्रृंखला होना चाहिए, ना कि श्रृंगार और श्रृंखला। ठीक है, उसमें दो बार र का प्रयोग नहीं होता। संयुक्त अक्षर, अब संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? जब अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो संयुक्त अक्षर बनते हैं। इसमें पहला व्यंजन अ रहित होता है और जबकि दूसरा व्यंजन आ या अन्य किसी स्वर के साथ होता है, जैसे द, ध।
द, ध, सिद्ध, ठीक है, विरुद्ध। ऐसे ही त और य आधा तय बन जाएगा, ठीक है, त्याग और त्याज्य। और द्वितीय व्यंजन क्या होता है? जब दो समान व्यंजन इस प्रकार जुड़े कि उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित हो और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो, तो पहले वाला आधा ग बन जाता है या आधा जय बन जाता है और दूसरे वाला पूरा बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वो स्वर रहित है इसीलिए। तो ग ग ग बन जाएगा, ग बन जाएगा दिग्गज, ठीक है, दिग्गज, चुग्गा, ऐसे ही गोरीला, हल्ला आदि। अब व्यंजनों का भी वर्गीकरण होता है, ठीक है, हमने स्वरों का पढ़ा, अब व्यंजनों का उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कैसे? स्पर्श व्यंजन, अंत व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मैंने छूना, ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होठ, जीवा, तालु आदि के स्पर्श द्वारा होता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे वर्ग से लेकर वर्ग तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जब मैंने इससे पहले वाला चैप्टर कराया था उसके साथ एक पीपीटी अपलोड की थी, ठीक है, तो आप उसमें पढ़ना ध्यान से। मैंने उसमें एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है, क्वर्क क्वर्क ट्वर्क सब उसमें एक्सप्लेन है, ठीक है, तो आप एक बार उसे भी पढ़ना। और क्वर्क से लेकर क्वर्क तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है क्योंकि हर एक वर्ग में 5 होते हैं। अंत से व्यंजन, जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, यानी कि अंदर की तरफ से हमारी कोई आवाज आती है, ठीक है, अंदर की तरफ से, और ऐसा लगता है जैसे मुंह के अंदर ही हमारे शब्द रह गए, हमारे वर्ण मुंह के अंदर ही रह गए, ठीक है, हमें ये फील ही नहीं होता कि वो बाहर निकले हैं। जैसे य, र, ल, व, ऐसे लगता है कि मुंह के अंदर ही जैसे वो वर्ण रह गए और शायद दूसरे को सुनाई तो देते हैं, ऐसी बात नहीं है सुनाई नहीं देंगे, लेकिन जब उन्हें हम बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं, ठीक है, यानी कि उच्चारण में जिह्वा मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उसे छूती नहीं है, उन्हें अंत्य व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब गरमाइश जिसमें आती है थोड़ी सी, यानी कि जब जोर लग के थोड़ा सा मुंह से रगड़ खाकर हमारी हवा बाहर निकलती है तो हम उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श से और ह ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, ये तो उच्चारण के आधार पर हुए, यानी कि हम कैसे उनको बोलते हैं, कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन हम कर सकते हैं व्यंजनों का, ये इसके आधार पर हुए 3 तरह के। अब श्वास के आधार पर, मतलब सांस लेते हुए हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं, व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो वो कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम निकले, जैसे क, ग, ण, च, ज, ण, ट, ड, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण, जब हवा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक निकले, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, ठीक है। उच्चारण के समय स्वर यंत्र में कंपन के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, जैसे सघोष और अघोष, ठीक है। सघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्र में स्वर तंत्रियों से हवा टकराती हुई बाहर आती है, उन्हें सघोष ध्वनियां कहते हैं। सभी स्वर ग, घ, ण, ज, झ, ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन अघोष ध्वनि होता है। वर्गों का उच्चारण स्थान भी निर्धारित है, ठीक है, कैसे निर्धारित है वो देखते हैं। वर्ण मुख के जिस भाग से बोला जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इस आधार पर वर्णों को 8 भागों में बांटा जाता है, ठीक है।
जैसे ओष्ठ्य यानी कि जब होठों के बीच से आवाज आए, जैसे ऊ, प, प, यानी कि जिसमें सिर्फ होठों का काम शामिल हो। ठीक है। दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य मतलब जब उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के होठ से होता है, जैसे ब, इसमें हमारे ऊपर का दांत लग रहा है नीचे के होठ पर। दंत्य, दंत्य जब जीवा ऊपरी दांतों को छुए, ठीक है, जब हमारी जीभ ऊपर वाले दांतों को छूती है वो दंत्य कहलाता है। कैसे? त, थ, ठीक है। वर्तस्य, वर्तस्य मतलब वर्तस्य सॉरी, जब जीभ मसूड़ों का स्पर्श करती है, जैसे न, न, जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ थोड़ी पीछे की तरफ चली जाती है और वो हमारे मसूड़ों को छूती है। तालव्य, जब जीवा कठोर तालु से छूती है, जैसे ई, च, छ आदि। ठीक है। पूर्व तालव्य, जब जीभ मुद्रा मुद्रा तथा कठोर तालु की संधि को स्पर्श करती है, ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है। और कोमल तालव्य, जब जीभ तालु के सबसे पिछले भाग को छूती है, जैसे क, ख, एकदम पीछे जाती है हमारी जीभ जब हम बोलते हैं तो। और स्वर यंत्रीय यानी कि गले के अंदर स्वर यंत्र के मुख से उच्चारित होने वाला वर्ण, जैसे कि ह। ठीक है। ये हमारे 8 उच्चारण स्थान होते हैं, मतलब कि हम जब व्यंजनों को उच्चारित करते हैं तो वो आवाज कहाँ कहाँ से हमारे मुंह से निकलती है, ये उसे बताया गया है। ओके। अब शब्दकोश कैसे देखते हैं? आप डिक्शनरी देखते हैं इंग्लिश में, आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आप ए वर्ड देखते हो, फिर आप ए का भी अगर आपको एरोप्लेन की स्पेलिंग देखनी है, ठीक है, तो आप क्या देखते हो? ए के बाद ई देखते हो, ठीक है, फिर आर देखते हो, ऐसे ही देखते हो। इसी तरह शब्दकोश में सर्वप्रथम स्वर, उसके पश्चात व्यंजन का कर्म आता है और उनका कर्म इस तरह से होता है जैसे कि यहाँ बताया गया है। ओके। और शब्दकोश में आधे अक्षर वाले शब्द पूरे अक्षर वाले शब्दों के बाद आते हैं। ठीक है। आज हमने क्या क्या सीखा? भाषा के बारे में सीखा, वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन कैसे कहते हैं और उनके भेदों के बारे में जाना। ओके। ये टेबल आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हो। अब इसका अभ्यास देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं बताइए? जैसे ए, ई, उ, री आदि। किन्हीं 4 दीर्घ स्वरों के नाम बताइए। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए। संयुक्त व्यंजन से बनने वाले 2 शब्द बताइए। त और र, त्र बन जाता है, श और र श्र बन जाता है, जिससे मैंने श्रोता लिखा है। और ये फिर शब्दकोश के आधार पर आपको लगाने हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? अर्धस्वर, फिर अल्पप्राण, इकाई, कंपन। ठीक है, इसे आप ऐसे ही लिख लेना। ज और ज और फ और फ के 5-5 शब्द आप खुद से लिखेंगे। ऐसे ही घोष और अघोष वर्ण अलग अलग करने हैं, ये भी बहुत ईजी है, आप स्वयं करेंगे। इसके बाद सही विकल्प का निशान लगाना है। कौन सा स्वर हर्ष स्वर नहीं है? ए। कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है? उ। ठीक है। कौन सा कथन अशुद्ध है? य, र, ल, व, श, स सघोष ध्वनियां है, ये हमारा अशुद्ध है। कौन सा कथन शुद्ध है? सानुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। और कौन सा आगत स्वर है? ओ। ठीक है। चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।